आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज़ाद कश्मीर में 3 दिन के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात की तवील नशिस्त गुज़िश्ता 6 घंटों से जारी है, मगर अभी तक कोई ठोस और मुस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी हदायत पर हुकूमत की आला सतही मुज़ाकराती कमेटी, जिसमें राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, सरदार मोहम्मद यूसुफ और अमीर मुकाम शामिल हैं, ये शाम को मुज़फ्फराबाद पहुंचे, मगर करीबन 4 बजे से जारी है मुज़ाकराती अमल अभी भी जारी है। ये दूसरी बार है जब हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दी है। इससे पहले अवामी एक्शन कमेटी से सियासी अशराफिया की मर्रात और मुहाजिरीन के लिए मखसूस 12 नशिस्तों पर मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने कश्मीर भर में मुजाहरे शुरू कर दिए, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और गुज़िश्ता रोज़ पुलिस पर धावा बोलकर 3 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया और 170 से ज़ायद को जख्मी कर दिया। जख्मी होने वालों में 8 एहलकारों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 12 आम शहरी भी जाँ बहक हो गए और 50 से ज़ायद जख्मी हैं एज वी स्पीक। पुरतशद्दुद वाक़यात उस वक्त शुरू हुए नाजरीन कि जब मुसल्ला मुजाहिरीन के जो बंदूकों और डंडों से लेस थे, उन्होंने सड़कों की बंदिश और अमलाक को नुकसान से रोकने के लिए तैनात किए गए पुलिस एहलकारों पर हमला किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने कील से लेस डंडों और पत्थरों से हमला करके 3 पुलिस एहलकारों को मौके पर ही शहीद कर दिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि शरपसंद अनासिर ने न सिर्फ पुलिस एहलकारों पर खौफनाक तशद्दुद किया, बल्कि उन पर फायर भी किया। उनकी वर्दियां भी फाड़ दी गईं और पुलों से नीचे भी फेंका गया। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर कश्मीर भर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, मुवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद रहा और कश्मीर भर में इन शरपसंद अनासिर ने कई मासूम लोगों की जानें ली हैं। हालात के इस बिगाड़ में वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए। इन मुज़ाकरात में अवामी एक्शन कमेटी के करीबन 90% मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया। सस्ते आटे, सस्ती बिजली समेत बड़े मुतालबात पूरे कर दिए गए। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू हुई और इस एहतजाजी तहरीक का बुनियादी मुतालबा आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों की मर्रात का खात्मा, वुज़रा और मुशीरों की तादाद कम करके अखराजात कम करना, फंड्स की बचत से अवाम को सस्ते आटे की फराहमी और सस्ती बिजली की दस्तयाबी था। अवाम ने बिजली के बिल अदा करने से इनकार कर दिया। फिर 8 में से आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी गई। अब इस मौके पर हुकूमत ने सस्ती बिजली की ग्रांट फराहम करके एहतजाज ख़त्म करवाया। फिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एहतजाज को दोबारा रोकने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ दोबारा एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। फिर एक मुआहिदे के तहत आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ना ये सदारती ऑर्डिनेंस वापस लिया, बल्कि गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने, जल्द से जुलूस पर आयद पाबंदियां उठाने, बिजली के नरखों में कमी, आटे की कीमत में कमी और मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बहाल करने के मुतालबे तस्लीम कर लिए गए। हुकूमत ने 23 अरब रुपए का माली पैकेज मंजूर कर लिया। एहतजाज खत्म हो गया, फिर बाजार भी खुल गए, जिंदगी मामूल पर आ गई। लेकिन आज 1 साल बाद देयर इज अ रिपीट ऑफ एवरीथिंग। अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 6 माह का वक्त दिया। कुछ वादे पूरे ना होने की वजह से जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी और गुज़िश्ता 3 दिनों में आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। 9 माह पहले भी अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान मुआहिदा तय पाया था, मगर मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे, वुज़रा की तादाद में कमी, सियासी अशराफिया की मर्रात में कमी और मुकदमात के खात्मे के मुतालबात पर अमल दरामद ना हो सका। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे से मुतल्लिक मुतालबा एक आईनी तब्दीली का तकाजा करता है। आज़ाद कश्मीर के आइन में तब्दीली किए बगैर ये मुतालबा पूरा नहीं किया जा सकता। इसी तरह अशराफिया की मरात का खात्मा भी रातों रात मुमकिन नहीं, मगर अवामी एक्शन कमेटी डंडों के जोर पर अपने मुतालबात मनवाना चाहती है। हो सकता है इनमें से बेशतर मुतालबात दुरुस्त हों। जहन में रखिए, ये सोशल और सिस्टमैटिक चेंज की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक अपलिफ्ट की बात कर रहे हैं, ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इवन दो पिछले 2 साल में जिस तरह जॉइंट एक्शन कमेटी ने अक्रॉस द सोसाइटल लाइंस ताजरों, वकला, आपके दीगर तबकात को मुतहर्रिक किया, नौजवानों को मुतहर्रिक किया है, लेकिन असल मसला यह है कि इन मुतालबों की आड़ में शरपसंद अनासिर रियासत के अमन को ख़राब करने की साजिश भी कर सकते हैं और ऐसी ही इतलात भी आ रही हैं।
मार्का बनियान मरसूस में भारत अपनी नाकामी की खिफ्फत मिटाने के लिए आज़ाद कश्मीर में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने भी इन मुजाहिरों से हफ्ता पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय हाथ के मुलव्विस होने का भी खदशा जाहिर किया था। वाज़ेह रहे कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी दावा कर चुके हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। भारत की तरफ से बगावत और इंतशार फैलाने के इम्कानात जो हैं वो पूरी की पूरी शदोमत से महसूस किए जा सकते हैं। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इवन इन दिस एरिया, यही नहीं भारतीय मीडिया भी आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को मंफी रंग देकर मोदी सरकार के मज़मूम मकासद को तक़वियत देने की भी कोशिश में मसरूफ़ है। भारतीय मीडिया जाली वीडियोज़ और पुरानी फुटेजेस के जरिए कश्मीरी अवाम के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहा है और अवामी एक्शन कमेटी में शामिल चंद नासिर को बहरहाल अब हुकूमत को बेनकाब करना होगा। इट्स अ वेरी फाइन लाइन, अ वेरी टाइट रोप दैट द गवर्नमेंट इज वॉकिंग ऑन। एक तरफ एक सोसाइटी मुतहर्रिक है, लेकिन उसके अंदर क्या इन्फिल्ट्रेशन है ऐसे अनासिर की, इस हवाले से भी फेडरल मिनिस्टर्स दावा कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। इसको बेनकाब करना भी बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। भारत की मजमूम साजिशें हमारे लिए एक हकीकत हैं। आलाकार बनकर लोगों को इस्तेमाल करना, अजित डोवल की पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग सिविल अनरेस्ट विद इन and making the state weak from within is a reality unto itself. नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अपने एक बयान में कहा है कि मुजाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। मकबूजा कश्मीर के अवाम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जो आपको मुयस्सर हैं। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुंच गई, फांसी चढ़ गई, सीने पर गोलियां खाई और ये हर रोज पाकिस्तान से मोहब्बत की कीमत अदा करते रहे। और पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। आज़ाद कश्मीर में होने वाले मुजाहिरों में शरपसंद नासिर की शमूलियत से मामले में ज़्यादा बिगाड़ पैदा हुआ है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने आला सतही कमेटी बनाकर मुज़ाकराती अमल शुरू कर दिया है। इम्कानात यही जाहिर किए जा रहे हैं कि आला सतही कमेटी इस मामले का मुस्बत हल निकालने में कामयाब हो जाएगी, जबकि मुल्क की तारीख में पहली बार इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का हमला, पुलिस एहलकारों की प्रेस क्लब में तोड़फोड़, सहाफियों को मुजाहिरीन समझकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। ऑल दिस हैपेंड टुडे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की फौरी मौके पर पहुंच के गैर मशरूत माफी का ऐलान, मगर सहाफी बरादरी का प्रेस क्लब पर पुलिस हमले के खिलाफ नुमाइंदा क़यादत से मुशावरत के बाद अगला लाहे अमल का फैसला। नाजरीन, ये पहली बार है कि जब इस्लामाबाद की पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब में घुसकर सहाफियों को मुजाहिरीन समझकर उन पर हमला किया। वीडियो जर्नलिस्ट को जमीन पर लिटाकर उन पर डंडों से तशद्दुद किया गया। प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में घुसकर तोड़फोड़ की गई। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज शुरू किया तो कुछ मुजाहिरीन प्रेस क्लब की हदूद में दाखिल हो गए। पुलिस उनका पीछा करते हुए प्रेस क्लब के अंदर घुस गई। मुजाहिरीन के एहतजाज की कवरेज करने वाले कुछ सहाफी प्रेस क्लब में मौजूद थे। पुलिस ने उन्हें प्रेस क्लब की इमारत में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया, उन पर डंडे बरसाए और फिर बचाव कराने के लिए आने वाले प्रेस क्लब के अमले पर भी तशद्दुद किया गया, जिससे कई सहाफी जख्मी हो गए। पुलिस के इस हमले के बाद सहाफियों की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी फौरी प्रेस क्लब पहुंचे, उन्होंने सहाफियों से गैर मशरूत माफी मांगी। इस वाक़े की न सिर्फ मजम्मत करता हूँ, बल्कि उसके साथ गैर मशरूत प्रेस क्लब, बाकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से माफ़ी पुलिस की तरफ से और एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर में हाज़िर हुआ उस माफ़ी के लिए। मगर सहाफ़ी बरादरी ने इस हमले को सियात तरीन वाक़या करार देते हुए अगला लाहे अमल देने का ऐलान किया है। ये शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन वाक़या है, इसलिए ये मामूली बात नहीं है। तलाल चौधरी साहब, पुलिस के एहलकार अंदर दाखिल होते हैं, प्रेस क्लब के अंदर इमलाक में को तोड़फोड़ करते हैं। जो फोटोग्राफर और वीडियो जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद था, उनको लटाकर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। हमारे प्रेस क्लब के ओहदेदार जो मौजूद थे, उन्हें भी लटा के मारा गया। आज का ये वाकया हमारे लिए नो और नेवर वाली बात है, इसलिए भी हम पहले अपने दोस्तों से यहाँ मुशावरत करेंगे, फिर पाकिस्तान भर के दोस्तों से मुशावरत करेंगे और फिर अपना लाहे अमल भी देंगे और अपने मुतालबात भी पेश करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक, मुशीर वजारत कानून, और हमारे साथ दे रहे हैं सेनेटर हमायूं मोहम्मद, रहनुमा तहरीक इंसाफ है, जबकि ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं।
बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाई दीजिएगा सर कि अब तो शायद बहुत कम ही शौक करता है आपकी हुकूमत में रहते हुए, मगर क्या अब ये न्यू नॉर्मल होगा कि प्रेस क्लब्स में भी धावा बोला जाएगा और मासूम सहाफ़ियों को भी उल्टा लिटा के उन पे डंडे बरसाए जाएंगे? इज दिस द न्यू नॉर्मल नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल ये न्यू नॉर्मल नहीं है और इसका नोटिस जो है बिल्कुल जो कंसर्न लाइन मिनिस्ट्री है इंटीरियर, उसके स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी साहब भी वहाँ पे गए, उन्होंने भी माजरत की और उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मैंने भी इसकी मजम्मत की, दीगर हुकूमती अहदेदार और वज़रा ने भी इसकी मजम्मत की। यहाँ पे ये बात कहना ज़रूरी है इस तमाम तर मामले के ऊपर कि दिस एक्चुअली नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ये नहीं हो सकता कि वो पुलिस एहलकार जिन्होंने आज धावा बोला और फॉर वट एवर रीजन, मैं उस बहस में नहीं पड़ता कि किसी का पीछा कर रहे थे या जो भी मामला था, कोई एहतजाजी थे जो बगैर इजाजत एहतजाज कर रहे थे, दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और यहाँ पे पुलिस ऑर्डर के तहत और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो बिल्कुल नाफिज अमल होनी चाहिए और होगी भी। और मैं ये भी आपको कह सकता हूँ कि उनको फिल फॉर जो है सस्पेंड किया जाए। वजह उसकी ये है कि ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप नेशनल प्रेस क्लब में जाके उसके अहाते में अंदर दाखिल होके उसमें आप जो है सहाफियों के साथ इस तरह बदतमीजी करें। ये दिस इज नॉट ऑन एंड आई एम वेरी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी दिस कि ये जो पुलिस ने आज किया है, this is truly very shameful। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, हाउ ये पुलिस ने अपने तई एक्शन लिया होगा या यू थिंक इट इज ये एक अपनी कॉल के तई एक इतना बड़ा एक्शन ले लिया हो जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। महर साहिबा, ये आप को अच्छी तरीके से पता है कि पुलिस अपने तौर पे कभी इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकती जब तक उनको इंस्ट्रक्शंस जिस महकमे के अंडर वो है तो वहां का मिनिस्टर ना दे। तो ये सारी चीजें बेसिकली गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने की है। अब ये कह देना कि उन सिपाहियों का या उस एसएचओ को या उन छोटे लोगों को सस्पेंड कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सस्पेंड करना है, आप इंटीरियर मिनिस्टर को सस्पेंड करें, आपने सस्पेंड करना है, आप आईजी को सस्पेंड करें, आपने सस्पेंड करना है, आप जो तलाल चौधरी साहब है उनको सस्पेंड करें, बिकॉज दे आर टेक्निकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। और ये कह देना कि इस तरह हो नहीं सकता, इस तरह ही हो रहा है, ये तो छोड़े, आप लोगों ने जजेस को नहीं छोड़ा, ये तो छोड़े आप लोगों के घरों में घुस के उनके साथ कर रहे हैं, ये तो छोड़े आप लोगों ने पार्लियामेंटेरियन को नहीं छोड़ा। सो दिस इज समथिंग व्हाट दिस फाशिस्ट रिजीम इज डूइंग। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये अब ये याद रखें, दो इंटरनेशनल इदारे इस बात की तस्दीक करे कि ये ऑप्रेसिव रिजीम है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग। सेनेटर साहब, ये तमाम आपके बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ये जो बातें सेनेटर साहब कर रहे हैं, the optics are very much in line with what he's saying right now। और अभी भी सहाफियों ने ये फैसला करना है कि अगला लाहे अमल क्या होगा। nobody is taking this lying down। कल पूरे मुल्क के अंदर सहाफियों का एहतजाज है, बॉयकॉट किया जा रहा है, सख्त एहतजाज दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है सर, आपको लगता है कि एक स्टेट मिनिस्टर की तरफ से माफ़ी मांग लेना काफ़ी है? गैर मशरूत माफ़ी को कबूल कर लेना चाहिए? देखिए, एक तो आई थिंक इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाकई के बिल्कुल थोड़ी बात जो है वकूआ के वो वहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद थे, वहाँ पे जाए वकूआ पे पहुँच के नेशनल प्रेस क्लब वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने सहाफ़ियों के साथ, क्योंकि सहाफ़ी देखें, वी विल स्टैंड विद द जर्नलिस्ट और हम सहाफ़ियों के साथ हैं, अपनी तमाम तर सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं, हमने उनको अकेला नहीं छोड़ा। वहाँ पे जाके बिल्कुल माजरत की ऑन द कॉन्डक्ट ऑफ दोज पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने ये एक्शन लिया है, और ये क्यों लिया है इसकी भी तहकीक होगी। लेकिन इसके साथ ये भी मैं आपको बताऊँ कि ये बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जा रहा एट एनी लेवल, और ये इस तरह का जो इक़दाम है उसको बिल्कुल जो है आपको डिसवेड करना है और आपको उसको एड्रेस करना है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये इतना इनिशिएटिव कैसे ले लिया गया, कैसे एक एसएचओ भी ये मजाल कर सकता है एंटर होने की? इस मुल्क ने 3 मार्शल लॉ भुगते हैं बैरिस्टर साहब, जिया हो गया, परवेज मुशर्रफ हो गए, आज़ादी इजहार का गला घोंटना हमने देखा है, लाठियां खाई हैं, सब कुछ देख लिया है, मगर इस तरह बेदरेग और नडर होके और डंके की चोट पे घुस के कैफेटेरिया में खाना खाते सहाफियों को भी गिरेबान से पकड़ के उल्टा लिटा के उनकी दुर्गत बनाना और उनको मारना शुरू कर देना, सर व्हाट इज गोइंग ऑन? एंड यू देखिए मैं साहब,
मैं ये समझता हूँ कि ये किसी की इंस्ट्रक्शंस पे या किसी की इमा पे नहीं हुआ, ये क्यों लग रहा है आपको ये सर? एक परसूट था, वहाँ पे एहतजाज हो रहा था। आपको पता है कि इस्लामाबाद का कानून है, बगैर एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के वहाँ पे एहतजाज नहीं हो सकता। इफ एनीथिंग, जिस वजह से एहतजाज हो रहा था उसी के लिए तो एक हाई पावर्ड कमेटी जो डेलीगेशन भेजी है वजीर आजम ने मुजफ्फराबाद की, वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के जो लोग मुतलका लोग हैं उनके साथ मुज़ाकरात वहाँ पे हो रहे हैं, जो कि एक इब्तदाई उनके मुज़ाकरात का जो एक पहला फेज था वो भी हुआ। यहाँ पे उनके साथ वो एहतजाज करना, और ये मैं समझता हूँ कि इसको भी देखना चाहिए कि तमाम तर मामले के ऊपर आई थिंक पुलिस, आई एम श्योर पुलिस ने जो एक परसूट में एक्ट किया उनको नेशनल प्रेस क्लब के अहाते की और उसकी बाउंड्री की वायलेशन नहीं करनी चाहिए थी। दिस विल नॉट गो अनएड्रेस्ड। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वहाँ पे वजीर दाखिला का पहुंच जाना और वहाँ पे फिर माजरत करना और वहाँ पे ये भी कहना कि अफसोसनाक तमाम तर मामला है, और उसके बाद बिल्कुल जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी और पुलिस ऑर्डर के तहत और जो भी मुतलका रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और बैरिस्टर साहब, अगर मरियम बीबी को कराची के होटल से गिरफ्तार करने पे एतराज था, जो कि दुरुस्त था, हमने भी उसकी बड़ी मुखालिफत की, फिर हमारा घर यानी कि प्रेस क्लब किसी को भी गिरफ्तार करना, हमारे घर की चादर चार दीवारी की पामाली, ये आपको लग रहा है कि एट दिस टाइम ये आप इंफॉर्मेशन की बेस पे कह रहे हैं या आपका दिल नहीं मान रहा कि ये कहीं और से अहकामात आए होंगे? नहीं, देखिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि परसूट की जो बात की, जो इवन के वजीर मुमलकत बराए दाखिला ने भी बात की, उन्होंने कहा कि ये पीछा करते हुए आए, उनका परसूट की सिचुएशन में वो एक हॉट परसूट था, उस तमाम तर सिचुएशन में वो वहां तक आ गए। प्रोटेस्टर्स थे, हॉट परसूट तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे ग्रेनेड लेके वो भाग रहे थे और आपने दहशतगर्दों को पकड़ना था। फॉर द लव ऑफ गॉड सर, पार्लियामेंट के मेंबरान को गिरफ्तार किया जाता है, पार्लियामान के अंदर से किया जाता है, तो आज तक इस मुल्क के अंदर हमें कोई उसके खिलाफ कोई इकदामात होते नहीं दिखाई देते, कोई साफ इंक्वायरी निकलते नहीं दिखाई होती, यानी कि किसी भी चीज का कोई तकद्दुस रह गया है आज पाकिस्तान में आपकी हुकूमत के नीचे? हर इदारे का तकद्दुस है और मैं बिल्कुल ये बात गलत है, गलत तासुर है कि किसी इदारे का तकद्दुस पामाल होने देगी हुकूमत, बिल्कुल नॉट एट ऑल। और यहाँ पे बिल्कुल हम सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं, सहाफ़ियों के साथ हैं और इस मामले को अनएड्रेस नहीं छोड़ा जाएगा और एक्शन लिया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड अंडर प्रेवलेंट रूल्स। और ये सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, ये सहाफ़ी बरादरी भी इसको बड़ा सीरियसली ले रही है, चाहे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जर्नलिस्ट हों, फ्रीलांसर्स हों, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और सहाफ़ी बरादरी ने इस हवाले से बयान भी जारी किया है कि पीका एक्ट का गलत इस्तेमाल हो, CPNE हो, PFUJ हो, आपकी HRCP अमेंड हो, इन सब ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि इसे दहशतगर्दी से ताबीर ही किया जा रहा है, नथिंग एल्स। अब सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो कल यौम स्याह मनाने का ऐलान तो कर चुकी हैं, मगर आपको लग रहा है कि हाउ फास्ट शुड दिस बी टेकन? देखिए, मैं 2-3 बातें करता हूँ। अभी बैरिस्टर साहब ने एक बात की है इन परसूट, और आपने कहा है कि यार ये कोई वो है। देखिए, अगर फर्ज करें इन परसूट है, 2 या 3 लोगों के इन परसूट जा रहे होंगे ना, तो वो आइडेंटिफाई हुआ होगा। तो जब हुआ होगा, आप जाके उनको जाके पहले चेक करें कि क्या मैं इसी बंदे को परसूट कर रहा था, यही बंदे के पीछे पड़ा था। आप जाके जो खाना खा रहे हैं उसे भी मार पीट रहे हैं, जो बाकी खड़े हैं उनको भी मार पीट रहे हैं। दैट इज नॉट हाउ द परसूट इज डन। दिस इज इनडिस्क्रिमिनेट बीटिंग ऑफ द पीपल। इसका ये वही वाली बात है, हम पहले मारते, ये विजुअल्स देखे, शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को इस विजुअल्स देख के। अच्छा, फिर ये कहते हैं हम सहाफियों के को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने सहाफियों को कहीं का नहीं छोड़ा, अकेला नहीं, कहीं का नहीं छोड़ा। और दिस इज हाउ दे आर। इनका माइंड सेट, देखिए ये याद रखिए, इनका माइंड सेट है कि माइंड सेट क्या है, वही जो मरियम नवाज कहती है कि हम हुक्मरान खानदान। देखिए, हर दौर में सहाफियों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज्यादती, कहीं ज्यादा कम कही हुई है, लेकिन आपके अपने काशिफ अब्बासी के साथ क्या है, 8 महीने 9 महीने हो गए, और उस तरह के कितने सहाफी हैं जिनको इन्होंने हटा दिया है। मगर सेनेटर हुमायूं साहब, टू बी फेयर, इमरान खान को भी मीडिया प्रेडेटर कहा गया था। इट वाज अ वेरी स्टार्क टाइम। मगर आज मगर सर, तब भी मेरे बहुत से कॉलीग्स, आपने तो एक चले मेरे खावंद का जिक्र किया, बट बहुत से कॉलीग्स को अफेयर किया गया था। मगर टू बी अगेन बैरिस्टर साहब, टू बी फेयर, अगर वो मीडिया प्रेडेटर थे तो पता नहीं, आई एम एक्चुअली जस्ट वेटिंग कि शहबाज शरीफ साहब को क्या लकब, किस लकब से नवाजा जाएगा। डू यू हैव एनी आइडियाज? देखिए, नहीं, मैं आपसे बिल्कुल मैंने जो मौक़िफ़ अपनाया है और बिल्कुल मैं आपको जो वाज़ेह मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ वो यही है कि हमने वहाँ पे बर वक्त
ہم پہنچے, بالکل ہم نے اظہار یکجہتی بھی کیا اور ہم بالکل ساتھ کھڑے ہیں. ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹے اور ہم بالکل اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑے. ہم نے بالکل یہ نہیں کہا کہ یہ ان ایڈریس جائے گا یا اس کو کوئی دبا دیا جائے گا. جو پولیس اہلکار جنہوں نے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کیا اور انہوں نے ایون ان پرسوٹ وہاں پہ جا کے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے, کیونکہ کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو سرکل کر رہی ہیں, بالکل اس کو ایڈریس ہونا چاہیے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اچھا سر, یہ بیرسٹر صاحب صحافیوں کو دباؤ میں لانا یا اظہار رائے کو سلب نہ کیا جانا, جس طرح میں نے کہا پچھلے دور میں بھی اور اس دور میں تو معذرت کے ساتھ آئی تھنک کہ کئی گنا زیادہ ہے, لیکن صحافیوں کی کردار کشی ہو, فوری طور پر ان کو بند کر دیا جانا ہو, شٹ ڈاؤن ہو, یا صحافیوں کا اس طرح سے ان کے اوپر پولیس دھاوا بولا جانا ہو کمپلیٹ امیونٹی کے ساتھ, کہ جیسے ان کو بھی یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. پیکا ایکٹ کے بے دریغ استعمال نے بہت سے خدشات کو درست ثابت کر دیا ہے. ملک بھر میں درجنوں صحافیوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں. اب پیکا ایکٹ کی آڑ میں حکومت ناقدین کو دبانے کی جو کوشش کر رہی ہے, سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, ہم نے بالکل پیکا ایکٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ریگولیشن کے حوالے سے ہم لے کے آئے. جو مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز یا فالس نیوز پھیلائی جاتی تھی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بالکل غلط تاثر ہے کہ یہ کسی ایک جو ہے وہ اسپیسیفک جرنلسٹ کے لیے بنایا گیا ہے یا کسی اور کے لیے بنایا گیا ہے. بالکل بھی نہیں. دس از فار ایوری بڈی, اٹس لا آف دا لینڈ. اینڈ آف کورس اس میں اگر کوئی سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتا ہے اور اس میں مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, فیک نیوز پھیلاتا ہے تو بالکل آئی ایم شیور ریسپانسبل جرنلزم جو ہے وہ بالکل جو صحافی. سر اب یہ تو مورخ لکھے گا نا سر, وہ بہترین جج تو اب ٹائم ول ٹیل, ہسٹری ول رائٹ اینڈ ہسٹورینز ول ڈو دیٹ. بٹ مجھے سر بتائیے گا آپ کے پاس کیا ابھی خبر ہے؟ پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک طویل نشست جاری ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی, ایک بڑا ہیوی ویٹ آپ لوگوں نے وفد بھیجا ہے مظفر آباد, تو کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, ایکشن کمیٹی جو ہے ان کی ابتدائی ملاقات ہوئی ہے, ان کے تمام تر ممبران وہاں پہ موجود نہیں تھے, لیکن جو میری اطلاعات ہیں, جو میری بات چیت ہوئی ہے, ان کی جو 90% مطالبات ہیں وہ مانے جا چکے ہیں اور بالکل اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ جو اس جو جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ بالغ نظری اور سنجیدگی سے جو ایک ہماری طرف سے وفد گیا ہے یا ڈیلیگیشن کہہ لیں یا ہائی پاور کمیٹی کہہ لیں, اس کی بروقت اور تعمیری جو کاوش ہے اور کوشش ہے اس کے اوپر وہ مثبت جو ہے وہ ایکشن لیں گے اور مثبت جواب دیں گے. تو صبح جو ہے وہ دوبارہ ایک نشست ہونی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر, اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام تر چیزیں یعنی کہ آج رات کو کوئی ٹھوس ہمارے پاس خوشخبری نہیں آنے والی. دیکھیے obviously it's a process, تو وہاں پہ سر بات کدھر اٹکی ہوئی ہے وہ دیکھیں ان کے کمپلیٹ ممبرز بھی نہیں تھے, ان کے ممبرز جو ہیں اس ایکشن کمیٹی کے وہ پوری تعداد میں نہیں تھے. اور بالکل آئی ایم شیور کہ جب ایک آپ کی بات چیت ہوتی ہے, ایک ڈسکورس ہوتا ہے, پھر دونوں طرف سے جو ہے وہ اٹینڈنس بھی پوری ہونی چاہیے. ہماری طرف سے تو پوری ہے اور بالکل ہماری ایک مثبت سوچ ہے, ہماری کوشش ہے, ہماری کاوش ہے کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر جو ہے ایک سر یہ لاسٹ ایئر بھی آپ لوگوں نے بھگتا تھا, اس دفعہ آپ لوگوں نے پیشگی اقدامات اور انگیجمنٹ کرنے کی کوشش کی. دیکھیں اس میں لاسٹ ایئر جو بات تھی وہ تمام تر معاملات ہم نے بات کی ان سے, اور بالکل ایک آپ کو یاد ہوگا بھی 2 دن پہلے کی بات ہے, یہ 1.5 دن پہلے کی بات ہے, ایک وقت پہلے گیا تھا تو وزراء کا وہاں پہ ان سے بات چیت ہوئی, ان سے انگیج کیا. لیکن وہاں پہ آپ کو پھر اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ایک نیشنل سیکیورٹی کنسرن بھی ہو سکتا ہے, بیکاز کمیٹی کی میں دیکھیں قبل از وقت کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن یہاں پہ یہ ایک ویلڈ کنسرن ضرور ہے. آپ بھارتی میڈیا اٹھا کے دیکھیں, وہاں پہ جس طرح اس تمام تر معاملے کے اوپر طول دیا جا رہا ہے اور جس طرح گفتگو کی جا رہی ہے, تو اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو لنکس ہیں اس کا بھی پراپر ویٹنگ ہونا ضروری ہے کہ کہیں کمیٹی کے کچھ ممبران یا اراکین جو ہیں وہ کہیں کسی کے ساتھ رابطے میں تو نہیں ہے یا ہینڈل تو نہیں ہو رہے. آپ کو اس حوالے سے خدشات ہیں سر کہ ہاسٹائل عناصر جو ہیں یا مسچف کریٹنگ عناصر اس ایکشن کمیٹی کا حصہ ہیں؟ دیکھیں بالکل اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, اور اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بنیان المرصوص کے بعد, مارکہ حق کے بعد, اس تمام تر فتح کے بعد الحمدللہ بھارت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اور بھارت جو ہے اپنے زخم چاٹ رہا ہے. اور ہر فورم پہ آپ دیکھیں تو بھارت جو ہے ہر درمی
اپنی ظاہر کرنا چاہ رہا ہے. اور بالکل آپ کو بتاتی ہوں بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی ایک بڑا اہم بیان دیا ہے کہ ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب دیکھتے رہیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک انڈین کوریج ہو رہی ہے منفی طور پر. سو دس ہیز ٹو بی کوئی نہ کوئی را کی مداخلت, اجت دوول کی کنسپیریسی, اجت دوول کی تھیری آف کریٹنگ کرائسس فرام ود ان, کازنگ انریسٹ فرام ود ان. Well, absolutely, we can't rule that out because you've seen کہ ہمیں بالکل مستند شواہد ہمارے پاس موجود ہیں جو کے پی میں, جو بلوچستان میں. I mean, بلوچستان کا سب سے بڑا ثبوت آپ کے پاس کلبھوشن یادو ہے. I mean, if India is not involved, then I fail to fathom کہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جب وہ آپ کا ایک وہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہے ہیں. اب کے پی کی اندر آپ دیکھیں یا بلوچستان کے اندر دیکھیں تو کشمیر کے اندر میں بالکل اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا. ہاں, اور مجھے بتائیے گا اس ٹائم کے اوپر سینیٹر صاحب پی ٹی آئی کیا مثبت کردار ادا کر سکتی ہے سول انریسٹ کو روکنے کے لیے, ایک مثبت ڈائیلاگ کی طرف بڑھنے کے لیے, given so much is at stake right now, sir? دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, اتنا کچھ اسٹیک ہے. آپ کے تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا کے پی, آپ کا بلوچستان, آپ کا گلگت بلتستان, آپ کا اے جے کے, یہ سارے انریسٹ ہیں. ہر جگہ پہ پرابلم ہو رہا ہے اور اس کو آپ جس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں اس کا یہی کہہ سکتے ہیں جیسے بھارت وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ چلاک دشمن سے بیوقوف دوست زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اینڈ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. ان لوگوں نے جس طریقے سے ایک ایک کر کے ہر انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا ہے, ان لوگوں نے جس طریقے سے ہائی ہینڈڈنیس کے لحاظ سے ہر ایک چیز کو کیا. آپ کو پتا ہے پاکستان میں آج جو سینیٹر مشتاق صاحب جہاں پر ہیں, وہ جب یہاں پہ وہ پیلسٹائن کے حق میں وہ جاتے تھے یا کرکٹ میچ میں کوئی شائقین میں سے کوئی لے کر جاتے تھے پیلسٹائن کے جھنڈے, ان کو الاؤڈ ہی نہیں کرتی تھی یہ گورنمنٹ. اس گورنمنٹ نے ہر وہ کام کیا ہے جو خود ہمارے مخالف یا اس ملک کے مخالفت والے کرتے تھے, یہ لوگ خود وہ کام کر رہے ہیں. تو میرے لحاظ سے اگر یہ سنسیئر ہیں اس کاز سے کہ اس ملک میں چیزیں ٹھیک کریں, تو یہ سب سے پہلے سب کو آن بورڈ لے. چلے پی ٹی آئی کو چھوڑ دے, باقی پارٹیز جن کے ساتھ مل کے انہوں نے 26ویں تاریخ ترین جو وہ جو کیا کہتے تھے آئینی ترامیم کیے, ان لوگوں کو ساتھ بٹھا کے کچھ ایک کرنے عمران تھے. خان معافی نہیں مانگتے اور ایک مریم نواز معافی نہیں مانگتی. مریم نواز دیکھیں عمران خان اگر معافی نہیں مانگتا, وہ اپنے اس پہ کھڑا ہوا ہے, موقع پہ کھڑا وہ ہوا بھی ہے. اپنے اصول پہ مریم کھڑی ہے نواز کھڑے سر. رہنا چاہتی, جب کھڑے رہنے دیں, ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ کھڑی رہے. لیکن دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کے ملک میں نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ باقی چیزیں انسٹیبل کر رہے ہیں. آپ کو ورلڈ بینک نے کہہ دیا کہ آپ کے اندر, انہوں نے کہا کہ آپ کی اکانومی انسٹیبل ہے. شکر ہے سر طلال چودھری نے معافی مانگ لی, ورنہ تو ادھر رواج نہیں ہے معافیاں مانگنے کا. مگر اب یہ معافی بھی قبول نہیں ہو رہی نا سر, بیکاز ڈر لگ گیا ہے, خطرہ اتنا قریب آ گیا ہے, گھر تک آ گیا ہے. دیکھیں مہر صاحبہ, یہ طلال چودھری کا کام تھا یا یہ محسن نقوی کا کام تھا کہ وہ معافی مانگے؟ ہی از ریسپانسبل, اس کو معافی مانگنی چاہیے. مانگ رہا ہے اس کی قبول نہیں کر رہی, جو نہیں مانگ رہا اس کو بلا کے. نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے, آپ نے the buck stops with the minister, he should be apologizing. باقی اس کے نیچے والوں سے ہمیں کیا لینا دینا, کسی کو کیا لینا دینا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ یاد رکھیں, آپ نے اس کو سنسیئرلی کرنا ہے, آپ نے ساری پولیٹیکل فورسز کو ایک ساتھ کرنا ہے. آپ نے پولیٹیکل انریسٹ کو پہلے ختم کریں گے, یہ ساری چیزیں. اور ایک اور چیز یاد رکھیں, یہ اس وقت اے جے کے میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. دیٹ مینز دا ہول سسٹم ہیز فیلڈ. سر جوائنٹ ایکشن کمیٹی بڑی متحرک ہو چکی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت اس کی اسٹریٹ پاور موبلائز کرنے کی قوت بھی اب اسٹیبلش اور ثابت شدہ ہے, مگر اٹ از میڈ اپ آف a large bulk of civil society, lawyers, youngsters, youth, a lot of people. So بیرسٹر صاحب یہ بتائی دیجیے گا کہ ایک ایسی صورتحال کے اندر ہوئے so much is at stake, اور اس کو مکمل طور پر جو ہے اس کو سکویز کیا جا رہا ہے, پولیٹیکلی فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے, نفرت انگیز تقاریر بھی ہوئی ہیں ادھر, ان کو پورا ٹائم دیا جا رہا ہے انڈین ٹیلی ویژن کے اوپر, پوری اس کی براڈ کاسٹنگ ہوئی جا رہی ہے, مین اسٹریم میڈیا اس کی کوریج کر رہا ہے. سو یہ پرولونگ پیریڈ آف سول انریسٹ تو ہم نہیں سر اس کے متحمل نا. اب آپ جانتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, یہ تو دھڑک ہے اس علاقے کی. سو واٹ وینٹ رانگ ویئر؟ دیکھیں بالکل کشمیر کاز کے لیے ہم بالکل کشمیریوں کے ساتھ ہیں, اور that's very near to our heart and very dear to our heart. اور بالکل ہم کشمیریوں کا
جو ایک سیلف ڈٹرمنیشن کا ان کا رائٹ ہے، بالکل ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی کہنا ضروری ہے، میں اس تمام تر معاملے کے اوپر سمجھتا ہوں کہ اب جو بال ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کورٹ میں ہے، بیکاز حکومت نے تو تمام تر جو لچک ہے وہ دکھائی ہے، اور 90% مطالبات میں جو آپ اگر آپ مجھے اجازت دیں قطع کلامی معاف بیرسٹر صاحب، پچھلے سال بھی آپ لوگوں نے سب کچھ پلیٹر پہ رکھ کر دیا تھا، پوری انگیجمنٹ ہوئی تھی، ان کا یہی مدعا رہا ہے کہ یہ صرف کاغذاتی وعدے رہ گئے، ایکچولی اس کے اوپر عمل درآمد صدقے دل سے ہوا ہی نہیں مکمل طور کے اوپر، سو دا پرابلم از ان امپلیمنٹیشن۔ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر ان کے 2-4 ایسے کچھ پوائنٹس ہیں جس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 12 سیٹیں ہیں ریفیوجیز کی، وہ ریپرزینٹیو اسمبلی جو ہے اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح دیگر ایسی چیزیں ہیں 38 جو پوائنٹ قانون ایجنڈا ہے، میں کے پورا طویل ترین پڑھ چکی ہوں، بہت ہائی ڈیمانڈز ہیں، اور ایکچولی 38 ڈیمانڈز جو ہیں ایک اکاؤنٹیبلٹی، ڈگنیٹی، سیلف ڈٹرمنیشن، ڈیلی افیئرز کی بات کر رہی ہیں، اپ لفٹ آف دا پاپولیشن کی بات کر رہی ہیں۔ So a lot of these are very very fair demands at this point and I understand کہ آپ لوگ مان جاتے ہیں، implementation کا ایشو ہے۔ عدیل وڑائچ ہمارے بیورو چیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل بتائیے گا کہ بڑی ٹائٹ روپ ہے جو حکومت ابھی جس پہ واک کر رہی ہے، پچھلے سال بھی ان لوگوں نے ڈیمانڈز مانی تھیں اور اس سال بھی مان رہے ہیں، مگر مسئلہ تو اصل عمل درآمد کا ہے نا سر، کہ جو 38 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ تو سسٹمیٹک اپ لفٹ اور چینج کی بات کر رہا ہے، ایک بڑی پوری سوسائٹی متحرک ہو گئی ہے وہاں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ ابھی اگلی نشست کل ایک اور لگنے جا رہی ہے، ہمیں بیرسٹر صاحب بتا رہے تھے آج کوئی حتمی فیصلہ نہیں نکلنے کے امکانات؟ جی، آج تو کوئی امکانات نہیں نظر آئے اور اگلی نشست ہوگی، لیکن کم از کم یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ضرور آ گئے ہیں، اور اصل میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ظاہر ہے ایشو تو ہے، اور جس طرح آپ نے پہلے بتایا بھی کہ دسمبر 2024 میں جب یہ مطالبات سامنے رکھے گئے تھے تو حکومت نے کافی سارے مطالبے مان لیے، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جن مطالبات کو انہوں نے سر فہرست رکھا ہوا ہے، جس میں وہ مخصوص نشستوں کی کمی چاہتے ہیں، اور وہ جو 12 کی نشستیں ہیں ان میں کمی چاہتے ہیں، اور جو پروٹوکول اور دیگر جو اخراجات ہیں، مراعات ہیں، ان کے اہل اقتدار کی مراعات میں بھی کٹوتی چاہتے ہیں۔ سو اگین اکاؤنٹیبلٹی کا بھی بہت بڑا ایشو ہے نا سر، اس کے اوپر کس طرح ان کو راضی کیا جائے گا؟ اس میں مہر دیکھیں، اس میں جو ان کے اس وقت سر فہرست مطالبات ہیں نا، اس میں فوری حل بظاہر اس لیے بھی نظر نہیں آتا کہ اس میں لیجسلیشن ہونی ہے، اس میں اسٹرکچر تبدیل ہونا ہے، اس میں ان کے آئین میں تبدیلی ہونی ہے، وہ نشستوں کو اگر کم کرنا ہے تو وہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا۔ باقی جو دیگر معاملات ہیں وہ اتنے بڑے شاید معاملات اب رہے نہیں، اس میں مطمئن کرنا حکومت کے لیے بھی شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو بجلی کی فراہمی ہے، یہ تو اس وقت سے سستی ترین بجلی کی فراہمی کی جا رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی بجلی کی ترسیل کا مسئلہ ہے، بجلی کی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بالکل۔ اور کہا جا رہا ہے جی کہ اور حالانکہ اس وقت سے سبسیڈائز نرخوں پہ انتہائی اس خطے کا پورا کمپیریزن کریں تو انتہائی سستا آٹا جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو جی کوالٹی کا ایشو بنایا گیا۔ لیکن یہ وہ چیزیں جس پہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے، جس معاملے کو انہوں نے اس مرتبہ سارے فہرست رکھ لیا ہے، اس معاملے کو ایڈریس کرنا جو ہے اس میں ان کو ظاہر ہے انتظار تو کرنا پڑے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو اب حکومت کی ہیوی ویٹ ٹیم جو ہے وہ اب جو اس وقت مظفر آباد میں ہے وہ کس حد تک طے کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک لمبی نشست ہوئی، کئی گھنٹوں کی نشست ہوئی، لیکن ابھی تک اس کا آؤٹ کم سامنے جو ہے وہ نہیں آیا۔ کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں میں کمی کیوں چاہ رہے ہیں؟ جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں، یہ ان نشستوں کو استعمال کرتے ہوئے یہاں کا جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے اس پہ اثر انداز ہوا جاتا ہے، ان پر اخراجات آتے ہیں، لیکن اس پہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو مہاجرین کی 12 نشستوں کا معاملہ ہے، جو حکومت کا کشمیریوں کے حوالے سے جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیریاں ان کے حوالے سے جو سٹینڈ ہے وہ بھی بہت اہم چیز ہے، حساس ترین معاملہ ہے، لیکن یہ نشستوں کی جو کمی کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں، اس میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ نشستیں استعمال ہوتی ہیں، ان کا الزام یہ ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل تو آئی ہوپ کہ کہیں نہ کہیں بیچ میں آف کورس ایک سیٹلمنٹ اور کامن گراؤنڈ ڈھونڈ لیا جائے، مگر عدیل یہ کولیشن تگڑی بہت ہو گئی ہے، اٹ cuts across the social divide۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تاجر کمیونٹی ہے، وکلا ہے، ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز ہیں، سول سوسائٹی ہے، بہت بڑا طبقہ ایک نوجوانوں کا ہے۔ کیا یہ مل کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی اب حکومت پہ بھی حاوی ہے؟
देखिए, इसमें अलमिया ये हुआ है कि इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप उस तरह से नजर नहीं आ रही। इसमें बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं और उन तंजीमों में जो खदशा है, जो इतलात भी है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं, उसमें शायद कुछ ऐसे अनासर भी इसको मिस यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत खौफनाक, यही बात अभी बैरिस्टर साहब से भी की जा रही थी। बिल्कुल इसमें वो इस सारी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बल्कि की भी गई है। जाहिर है, जब आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जो पुलिस के ऊपर अटैक करेंगे और वो जो मॉब जो मुकामी लोग हैं, आज भी पुलिस एहलकारों की हमारी टीम के साथ जब पिम्स हॉस्पिटल में बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें, बल्कि मुकामी लोगों ने तो फैसिलिटेट भी किया, हमें वहाँ पर बचाया भी, वापस वहाँ से निकालने में भी मदद की। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल वड़ाइच, बैरिस्टर अकील मलिक और हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी है। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वक्फे के बाद बात करेंगे। अमेरिका के सदर की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे पर दी हुई डेडलाइन भी ख़त्म हो गई है और साथ ही इजराइल ने एक बार फिर मैरीटाइम इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी कर दी है। स्टे विद अस। अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे पर रजामंदी जाहिर करने के लिए दिए गए 72 घंटों का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। अभी तक हमास और इजराइल ने इस मंसूबे पर कोई रद्द अमल नहीं दिया और इस दौरान आज अदम तशद्दुद के आलमी दिन के मौके पर इजरायली फोर्सेज ने इमदाद ले जाने और गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए आने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमला करके स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, नेल्सन मंडेला के पोते मंडेला, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 27 ममालिक के सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है कि जिसके बाद तुर्किया, मलेशिया, आयरलैंड, वेनेजुएला, कोलंबिया ने गिरफ्तारी की मजम्मत की है और कोलंबिया के सदर ने इजरायली सफीर को मुल्क से बेदखल कर दिया है। नाजरीन, साथ ही दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। खबर रसाल इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ग्लोबल समूद फ्लोटेला की इंतजामिया ने उन्हें बताया है कि इजरायली फौजी हमारे जहाज़ों पर चढ़ गए और उन्होंने जहाज़ों पर नस्ब कैमरों को भी बंद करना शुरू कर दिया, जबकि ग्लोबल समूद फ्लोटेला ट्रैकर के मुताबिक 44 कश्तियों पर मुश्तमिल बेड़े की तकरीबन तमाम कश्तियां इजरायली बहरिया ने रोकी और कश्तियों पर मौजूद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। इजरायली वजारत ने गिरफ्तार कारकुनान से मुतल्लिक वीडियोज भी शेयर की हैं कि जिनमें ग्रेटा थनबर्ग, सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर को गिरफ्तार करते हुए देखा जा सकता है। इजरायली वजारत खारजा ने एक्स पर कहा है कि समूद फ्लोटेला के कई जहाज़ों को बहिफाजत रोक दिया गया है और उनके मुसाफिरों को इजरायली बंदरगाह में मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम मुसाफिर खैरियत से हैं और उन्हें जल्द यूरोप डिपोर्ट कर दिया जाएगा, मगर गिरफ्तार कारकुनान की हिरासत और उन्हें किस जगह रखा जाएगा, इस मुतालिक पेरिस साइंस पो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उमर शैट्स ने अल जजीरा को बताया है कि फ्लोटेला से जिन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है उन्हें जनूबी इजराइल में वाक़े हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा और इस जेल में तारकीन वतन को नहीं रखा जाता, जबकि ये जेल कैदियों पर सख्तियों की वजह से बदनाम है। इजराइल में कायम इंसानी हकूक ग्रुप अडाला ने खदशा जाहिर किया है कि फ्लोटेला से जिन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है उन्हें लंबे अरसे तक जेल में रखा जा सकता है और उनके साथ इजरायली हुकूमत का रवैया बहुत ज्यादा सख्त होगा। गिरफ्तारियों से कबल फ्लोटेला पर मौजूद कारकुनान ने अपने अपने पैगामात रिकॉर्ड किए और दुनिया को बताया कि उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। सैकड़ों कारकुनान की गिरफ्तारी और इमदादी कश्तियों को रोकने के बाद मारूफ फलस्तीनी अदाकार महमूद ज़ोतैर ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि बेशक आप हम तक पहुंचने में नाकाम हुए हैं, आपको रोका गया, आप गजा का मुहासरा नहीं तोड़ सके, मगर इसके बावजूद आप हमारे दिल में हैं, आप हम तक पहुंच गए हैं और हम आपको अपने साथ महसूस कर सकते हैं। अल जजीरा के मुताबिक कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेत्रो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ऐलान किया है कि कोलंबिया और इजराइल के दरमियान आजाद तजारती मुआहिदा भी फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये इकदाम बेंजामिन नेतन्याहू का नया बैनुल-अक़वामी जुर्म है। एक और पैगाम में सदर गुस्तावो ने कहा है कि यहाँ नेतन्याहू अपनी आलमी मुनाफकत को जाहिर करता है और ये साबित करता है कि वो एक ऐसा आलमी मुजरिम है कि जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि कोलंबिया की वजारत खारजा इजराइल के खिलाफ मुकदमा दायर करेगी और इस मकसद के लिए आलमी माहिरीन कानून से भी ताउन की अपील की गई है। नाज़रीन, हमास ने फ्लोटेला पर हमले को मुजरिमाना इकदाम करार देते हुए दुनिया भर में अवामी मुजाहिरों की अपील की है। कतरी वजारत खारजा ने इजराइल से कारकुनान की रिहाई और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का भी मुतालबा किया है, जबकि तर्जुमान बरतानवी वजारत खारजा ने गजा में संगीन इंसानी बहरान की जिम्मेदारी
इसराइल पर आयद करते हुए ये मुतालबा किया है कि इमदाद पर आयद पाबंदियां फौरन और बिला शर्त खत्म कर दी जाएं ताकि अक़वाम मुत्तहिदा और NGOs शहरियों को खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम कर सकें जिन्हें उसकी अशद ज़रूरत है। इसी तरह जनूबी अफ्रीका ने भी फ्लोटिला पर इजरायली हमले को बैनुल अक़वामी कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी करार देते हुए ये कहा है कि हालिया वाक़या फ़लस्तीनी अवाम पर मुसल्लत की गई अजियत और भूख को मज़ीद साबित करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ारत ख़ारजा ने भी गज़ा समूद फ्लोटिला पर इजरायली हमले की मज़म्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना हमला करार दिया है और यह कहा है कि हम उन तमाम अफराद की सलामती के लिए दुआगो हैं कि जिन्हें इजरायली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आज़म का यह कहना है कि उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो बेसहारा फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे। जबकि एक और एक्सपोस्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं समूद फ्लोटिला में पाकिस्तान के शहरियों की बावकार शिरकत को सराहता हूँ। मुश्ताक अहमद खान साहब, मज़र सईद शाह साहब, बहाज अहमद साहब, डॉक्टर असामा रियाज साहब, इस्माइल खान साहब, सैयद अजीज़ निज़ामी साहब और फहद इश्तियाक साहब समेत दीगर पाकिस्तानियों ने इंसानी हमदर्दी के असूलों के अहल मुताबिक इस अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया है। ये इक़दाम पाकिस्तानी अवाम की अमन पसंद उमंगों, इंसाफ के लिए जद्दोजहद और ज़रूरतमंदों की मदद के जज्बे की नुमाइंदगी करता है। हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करती है और उनकी सलामती वक़ार और जल्द अज जल्द वतन वापसी के लिए दुआगो और कोशा हैं। जबकि फ्रांस की रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट एमा फरो ने आलमी मुईशत को मफलूज करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि वो इसराइल से मुतल्लिक हर चीज़ को ब्लॉक करें, आलमी मुईशत को मफलूज कर दें, आए फ्लोटिला के मिशन को मुकम्मल करें, महासरा ख़त्म करें और गजा में नस्ल कुशी को ख़त्म करें। अब एक जानिब नाजरीन इजराइल ने गजा का मुहासरा किया हुआ है, गजा में तमाम इमदाद को बंद कर दिया है, तो दूसरी जानिब गजा पर 2 साल गुजरने के बावजूद आज भी बमबारी जारी है और गुज़िश्ता 2 सालों में होने वाली बर्बरियत को अल जज़ीरा ने बेहतरीन तौर पर कैप्चर किया। गुज़िश्ता रोज़ ही गजा के दौरे पर आए अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहम ओहदेदार ने चाहा तो ये था कि मैं जाते ही बड़ी मुस्बत कवरेज करके दिखाऊंगा कि लोगों को किस तरह एड दी जा रही है, लेकिन इधर पहुंच के जो मैं देखा है मेरा दिल दहल चुका है। मुलाहिज़ा कीजिए, 5 दिन बाद यानी कि 7 अक्टूबर को गजा पर इजरायली जारियत को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, 2 ईयर्स। नाज़रीन, इस दौरान एक बार जंग बंदी हुई है और फिर सदर ट्रंप ने गजा में जंग बंदी के लिए 20 नुकाती अमन मंसूबे की रूनुमाई की, मगर दूसरे ही दिन ये इंकशाफ भी सामने आ गया कि सदर ट्रंप ने जो मंसूबा दुनिया के सामने पेश किया है उसमें तो तब्दीलियाँ की गई हैं और ये वो मंसूबा नहीं है कि जिसकी मंजूरी मुस्लिम उम्मा ने दी थी, जिसमें अब तक शहादतों की तादाद 67,000 और ज़ख्मियों की तादाद 1,80,000 से तजावुज़ कर गई है। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक कदम आगे बढ़कर एक बार फिर 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा दोहराया है। आज फ्लोटिला पर इजरायली हमले के बाद दफ्तर ख़ारजा से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की इस जायज़ जद्दोजहद के साथ खड़ा है कि जिसका मकसद अपने नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत का हसूल और एक ऐसी आज़ाद खुद मुख्तार काबिल अमल और मुत्तसिल रियासत फ़लस्तीन का क़याम है कि जो 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी हो और जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। ये वाज़ेह रहे कि इजराइल आज भी बमबारी तेज़ किए हुए है, जबकि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कैट्स का ये कहना है कि अब जो भी मज़ीद गाज़ा में रहेगा उसको एक दहशत गर्द समझा जाएगा और एक दहशत गर्द का मुआवन यानी कि सपोर्टर समझा जाएगा। सो जस्ट इमेजिन द एट्रोसिटीज़ आर स्टिल रेनिंग डाउन ऑन द पैलेस्टीनियंस 2 years ऑन, और किस तरह इंटरनेशनल लॉ का धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, मैरी टाइम इंटरनेशनल लॉज की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उड़ाई जा रही हैं। इवन एज वी स्पीक ऑफ सीज फायर्स एंड प्रपोजल्स, ऑल ऑफ इट सीम्स लाइक अ शैम, बिकॉज लगता यही है और ये सच भी है कि इजराइल बहरहाल उसके ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता। कल जुमे का दिन है, जो बच्चे आपने आज देखे उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। देयर चिल्ड्रंस एज विक्टिम्स ऑफ इजराइल्स एग्रेशन, या आपके और मेरे बच्चे भी हो सकते हैं। अल्लाह ना करे कि मज़ीद बच्चे जो हैं वो यतीम हो और मज़ीद इस तरह की एट्रोसिटीज़ जारी रहें। दिस नीड्स टू कम टू एन एंड। दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।